कई साल पहले दुआ मांगी थी और वो दुआ पूरे हुए भी लगभग 1 साल से ऊपर हो गया। और ये सब लोग जानते हैं कि दुआ पूरा होने पर वहाँ जाना पड़ता है जहाँ पर कि आपने जो दुआ मांगी है। हम बात कर रहे हैं अम्मी की। अम्मी ने दुआ मांगी थी और क्या मांगी थी कि वो बेबी हो जाए, यानी कि उनका पोता हो जाए। जनाब के लिए दुआ मांगी थी कि उनके बेटा हो जाए। अब इसमें कोई गलत बात नहीं है। हर माँ ये चाहती है कि उसके पोता पोती जो है उसके सामने हो और वो सब खुशहाल हो, उनके बच्चे खुशहाल हों। यही सोचकर और यही दिल में तमन्ना लेकर वहाँ पर हाजी अली की दरगाह पर अम्मी ने ये कई साल पहले दुआ मांगी थी और अब वो पूरे हुए भी 1 साल हो गया है। और 1 साल से वो वेट कर रही थी कि डब्बा उसको यहाँ पर लेकर आएगी, तब वो अपनी दुआ की बात को पूरा करेंगी। क्या रियली? क्या अब ये हालत हो गई है कि माँ जो है बेटे से ये नहीं कह सकती कि मैंने तुम्हारे लिए दुआ मांगी थी तो मुझे वहाँ पर ले चलो क्योंकि मेरी दुआ पूरी हो गई है? क्या सचमुच में राजा बेटा के साथ में ये बात ऐसे नहीं कर सकती अम्मी? जो अपने आप को राजा बेटा कहलाना पसंद करता है, क्या आज की डेट में अम्मी के साथ में उस तरीके से बात नहीं करता जैसे कि वो पहले करता था? और अगर इन्होंने कहा है उसको तो फिर उसने सुनी अनसुनी क्यों करी है? इससे पहले तो कभी भी किसी व्लॉग में या किसी जगह पर यह तमन्ना कभी जाहिर भी नहीं करी। और देखने वाली बात यह है कि अब भी ये कुछ इरादे से नहीं आए हैं कि भाई हमने एक दुआ मांगी थी तो वो दुआ पूरी हो गई है तो हम इसलिए यहाँ पर आ गए हैं। ना, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ये तो डब्बा के सास ससुर जा रहे हैं तो उनको जाने से पहले उनको यहाँ पर लेकर आए हैं घुमाने के लिए। और इसी बहाने अम्मी ने अपनी दुआ की कबूल होने के शुक्रिया अदा करने का काम कर लिया। लेकिन ये देखिए ये बात जो है कैसे बाहर आई। ये काम है डब्बा का। उसने जानबूझ के ये चीज़ें बाहर निकालवाई हैं कि ये जो दुआ मांगी गई थी ये उस पोते के लिए मांगी गई थी और जनाब के बेटे के लिए मांगी गई थी। लेकिन जनाब को इतनी फुर्सत नहीं है कि माँ को यहाँ तक लेकर आ सके। और देखो कुछ भी कह लो, लेकिन मैं ही हूँ जो ये सब चीज़ों को पूरा करती हूँ, परिवार की चीज़ों को, और मैं ही यहाँ पर लेकर आई हूँ। और इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने। एक तरफ सास ससुर को भी खुश कर दिया कि उनको भी यहाँ पर ले आई और दूसरी तरफ अम्मी को भी खुश कर दिया और तीसरी तरफ जहाँ निशाना लगाना था वहाँ निशाना भी लगा दिया। जब भी कोई ऐसी बात होती है ये अम्मी से मिलकर और वो चाल चल देती है आखिरकार। ये सारी चीज़ें इतनी पोलाइट वे में करती है कि किसी को पता भी ना लगे और सारी बात अपनी बाहर आ जाए। मतलब समझने वाले समझ जाए कि राजा बेटा क्या कर रहा है। लेकिन बेटी जो है वो पूरी तरीके से परिवार में एक बेटे की तरह सारा फर्ज निभा रही है और सारे काम कर रही है। भाई चाहे पढ़ाई में इसका दिमाग ना चलता हो, इन बातों में इसका दिमाग बहुत जबरदस्त चलता है। अभी नए व्लॉग में उसी ने बताया कि देव जो है भैया चले गए हैं तो उसकी वजह से पापा का केयर टेकर कोई नहीं है, तो इसलिए जो जाना पड़ेगा, किसको जाना पड़ेगा? अम्मी को जाना पड़ेगा और जाना पड़ेगा नान को। अब देखिए ये बात जो है जनाब ने भी नहीं दिखाई अपने व्लॉग में और ना ही जो है मैडम ने दिखाई अपने व्लॉग में। पर ये बात किसने दिखाई? ये दिखाई डब्बा ने, जिससे कि लोगों को पता चले कि राजा बेटा उतना राजा बेटा नहीं है जितना की बात करते हैं। और मैडम भी अब वो वाली मैडम नहीं रही हैं जिसके लिए ये कहती थी कि मैं तो अपनी गाड़ी में भी सोना पसंद करूंगी। आप लोग कौन होते हैं? आप लोग मेरे को कैसे बोलते हैं? हाँ हमने दिया अपना बेडरूम, हम तो सोएंगे कार में सोएंगे। तो भाई वो आदर्श बहू, वो लक्ष्मी, अब वो भी वो नहीं रही है और काम ऐसे ही चल रहा है सब। इस सब से तो यही जाहिर होता है कि जनाब ने ज़बरदस्ती अपने फादर को अपने पास रखा हुआ है और मदर को नीचे रहने दिया है। यहाँ ऐसी बात नहीं है कि पूरी की पूरी गलती जो है जनाब की है, गलती जो है अम्मी की भी है, क्योंकि उनको भी ज़्यादा इससे लगाव नहीं है। उनको अपना सूटम सूट रहना, सोफे पे पड़े रहना और मज़े से खाते पीते रहना, यही सब चीज़ें ज़्यादा पसंद है। उन्हें किसी का काम करना या किसी की बातें सुनना या किसी के साथ में उसकी ज़्यादा तीमारदारी करना, ये सब चीज़ें ना पसंद नहीं है। और यही वजह है कि वो अकेले ही रहना पसंद करती हैं और यही वजह है कि उन्होंने कभी भी सास और इन सब की कोई चिंता ही नहीं करी। यही राजा बेटा जब पहली बार जो है इनके पापा बीमार हुए थे तो उनको भोपाल से तुरंत जो यहाँ बॉम्बे ले आए थे। तब ये मुंबई में रहते भी नहीं थे, उसके बाद में भी सारा इलाज वगैरह कराया, सब कुछ कराया था। तो इसी तरीके से अगर ये चाहते तो अपनी दादी को भी वहाँ से मंगवा सकते थे और यहाँ पे उनकी देखभाल कर सकते थे और उनका इलाज कर सकते थे। लेकिन कैसे हो सकता था जब तक कि ये जो सुतारा बेगम जी हैं ये इजाज़त ना दें और ये ना कहें और ये इस बात के लिए राज़ी ना हो कि भाई ठीक है अब उनको ले आओ और मैं उनकी देखभाल कर लूँगी या फिर उनका हम यहाँ पे इलाज करा लेंगे। तो भैया देखते चले जाओ, सब कुछ जो है इसी जन्म में सब चीज़ें वापस मिल जाती हैं। जिसने जो किया है वो कहीं ना कहीं उसके पास वापस ज़रूर आता है। वो बात दूसरी कि वो उस बात को समझता है या नहीं समझता है कि ये मेरे को जो आज दुख झेलना पड़ रहा है या जो प्रॉब्लम हो रही है वो मेरे किस काम का नतीजा है।
ये वापस आते हैं अम्मी की दुआ पर। तो अम्मी की एक दुआ तो पूरी हो गई और उसका उन्होंने यहाँ पे शुक्रिया भी अदा कर दिया। अब साथ साथ एक दुआ और मांग ली है और जब वो पूरी हो जाएगी तो फिर दोबारा से यहाँ पे ज़रूर आएंगे। अब ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है ये दूसरी वाली दुआ क्या मांगी गई, आपको हिंट दे देते हैं, बाकी आप समझदार हैं कि इनके घर में सब के सब लोग आज की डेट में क्या दुआ मांगते हैं। और एक और हिंट दे देता हूँ, जो इनकी नानी थी, जो अम्मा थी, वो रात दिन क्या दुआ मांगती थी। आप सब समझ गए होंगे हम किस दुआ की बात कर रहे हैं। तो अम्मी ने इस बार फिर दोबारा से दुआ मांगी है। कहते हैं कि अपनी दुआ को बताना नहीं चाहिए, नहीं तो वो पूरी नहीं होती, लेकिन दूसरा कोई बता दे तो कोई बात नहीं है। आप सब भी खुदा से मत कहिएगा कि आप सबको और हमको पता लग चुका है कि क्या दुआ मांगी गई है। हाजी अली की जो दरगाह है ये काफ़ी मशहूर दरगाह है और इसके बारे में कई सारी कहानियाँ भी मशहूर हैं। चलिए उस सब के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ काफ़ी खूबसूरत बनी हुई है और समुद्र के अंदर बनी हुई है। पहले तो यहाँ पे औरतों का जाना यानी लेडीज़ का जाना बिल्कुल मना था दरगाह के अंदर। अब काफ़ी साल हो चुके हैं, हो सकता है कि अब क्या रूल है पता नहीं। लेडीज़ वगैरह बाकी सब जो है ना बाहर बैठकर, मतलब दरगाह के बाहर बैठकर वहाँ पे दुआएं मांग सकते हैं, कुछ पढ़ सकते हैं। और इसके पीछे आ जाओ तो समुद्र का बहुत ही अच्छा नज़ारा दिखाई देता है। काफ़ी दूर तक काफ़ी पत्थर पड़े हुए हैं और उसके बाद में समुद्र दिखाई देता है सारा। गुटखा किंग यहाँ पे अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई इस तरह से समुद्र में मत जाओ और इस तरह से नहाने के लिए वहाँ पे कोशिश मत करो, कभी भी हादसा हो सकता है। और वैसे भी जब बरसात का टाइम चल रहा होता है ना तो कुछ भी होता है। आजकल जितने भी हमारे पहाड़ी स्थान है जहाँ पे कि लोग अक्सर जो है घूमने के लिए चले जाते हैं, वहाँ अक्सर इतने ज़्यादा हादसे हो रहे हैं और इतने अचानक हो रहे हैं कि वो पता भी नहीं चलता। इसलिए इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, पता नहीं कब क्या हादसा हो जाए। और अब जब जियारत हो गई तो उसके बाद में कीमा पाव का जो है स्वाद लिया जा रहा है। लेकिन आप देखने वाली बात ये है कि जब रुखसाना बाजी को ये सब चीज़ें मना है तो ठीक है, आप उनको ना खिलाओ, लेकिन उसके बाद में उसको चिढ़ाना और उसको ये कहना कि तुम खाएगी तो खाएगी। गुटखा किंग ऐसे उसके साथ में कर रहा है बच्चों की तरह से कि डब्बा बता रही है कि भाई इनको मना है, यानी कि इनको मत पूछो आप। लेकिन गुटखा किंग अपने टून में है और कह रहा है कि भाई मैं पूछ के देख रहा हूँ कि ये जो है हाँ कहेगी या ना कहेगी, मतलब उसका इम्तिहान लेने की कोशिश कर रहा है कि वो अपना परहेज करेगी या नहीं करेगी। ऐसे ही जब ये क्रेजी कजन की बहन के बच्चे को लेकर गए थे और जब उसका ये बीमार हो गया और डॉक्टर ने कहा कि भाई कुछ भी ऐसी बाहर की चीज़ नहीं खिलानी है, तो वहाँ पर डिपार्टमेंट स्टोर में ले जाके उससे पूछ रहे हैं कि तू ये चॉकलेट लेगा, तू ये टॉफ़ी लेगा, तू ये लेगा, तू वो लेगा। मतलब ये बेसिक नेचर क्या है ये समझ में आने से बाहर है बिल्कुल। मतलब गुटखा किंग कभी कभी ऐसी बातें कर देता है कि जो हम्बलनेस के बिल्कुल ही परे हैं। वैसे तो अपने आप को बहुत हम्बल दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन किसी को मान लीजिए कोई बात मना है तो आप उसको बार बार उसको पूछना नहीं चाहिए, बल्कि होना तो ये चाहिए कि आप लोगों को भी वो चीज़ें नहीं लेनी चाहिए जो दूसरे आदमी को मना हो। लेकिन चलिए मैच्योरिटी है, आप ले लेते हो, लेकिन उसके बाद में उसको चिढ़ाना, इसको पूछना, ये गलत बात होती है। एक तरफ तो बड़े होकर आप जो उसका इज्जत और आदर करने की दिखाते हो और दूसरी तरफ उसका मजाक उड़ाते हो। हाइजीन के बारे में तो कुछ भी सोचते ही नहीं है ये। वहाँ पर बिल्कुल प्लेटफॉर्म की तरह नीचे बैठ के सब कुछ खाना शुरू कर दिया, ज़मीन पर रखकर खाना शुरू कर दिया। भाई इतने भी क्या भूखे हैं, ये सारी चीज़ें हर जगह मिलती हैं, बहुत सारी जगह मिलती हैं जहां आप प्रॉपर खा सकते हो। इवन देन जो कुछ मुसलमानी होटल्स हैं और मुंबई में तो बहुत सारे ईरानी होटल भी होते हैं, तो इन सारे होटल में या फिर जो स्टॉल टाइप के होते हैं, छोटे छोटे बने होते हैं, वहाँ सब में भी ये सब चीज़ें मिलती हैं। कीमा पाव ले लो, ये वड़ा पाव ले लो, या इसी तरीके की बाकी सब चीज़ें ले लो। तो वहाँ पर आपको तसल्ली से साफ़ सुथरे तरीके से और साफ़ सुथरे माहौल में ये सब खाने को मिलेगा। लेकिन पता नहीं क्यों इनको दूर दूर तक भी नाता नहीं है कि क्या हाइजीन होती है, नहाना क्या होता है, सफाई क्या होती है, और इस सब को व्लॉग में दिखा भी देती है। मेरे को ये समझ में नहीं आता, मतलब इससे लगता है कि इसके दिमागों में ये सब चीज़ें दूर दूर तक भी नहीं है। ये देख के अच्छा लगा कि कृष्णा के दिमाग में कोई भी रिजर्वेशन नहीं है किसी भी धर्म और सब के लिए। वो आराम से वहाँ पर गया है, उनके साथ जियारत में शामिल हुआ है। ये तो देखो, ये जो भी खाना पीना खाते हैं, जैसे कि यहाँ कीमा पाव खाने बैठ गए, तो एटलीस्ट ऐसे व्यक्ति का आपको ख्याल रखना चाहिए वो क्या खाएगा आपके साथ में उस टाइम में। इसके बाद में एक जैकेट लिया इन्होंने जो कि कस्टमाइज जैकेट था, यानी कि उस पर एम्ब्रॉयडरी करा रहे थे, नेम की एम्ब्रॉयडरी करा रहे थे मैडम की।
और ये वाला गिफ्ट इसको देना था बर्थडे पर, लेकिन क्योंकि बर्थडे पर तैयार नहीं हो सका इसलिए ये नहीं दे सके। भाई आजकल खूब चापलूसी हो रही है, खूब ज़्यादा घुस रही हैं मैडम के अंदर जाकर, और इतनी स्वीट बन रही हैं कि भाई कैसे भी करके बस मेरे को बता दो कौन सा गिफ्ट चाहिए, मैं वही लेकर आऊँगी। नहीं नहीं, आपको बताना पड़ेगा, आप मेरे भाभी हो, आप मेरे को बताना पड़ेगा आपको कौन सा गिफ्ट चाहिए। वो गिफ्ट चाहिए जो कि आपके मतलब का हो, जो आप आगे भी यूज़ करो। तो भाई हमने जो बोला इससे कई गुना ज़्यादा मिन्नतें करने के बाद में मैडम ने अपना बताया कि जाओ, जाके फिर वहाँ चले जाओ और वहाँ से ये चीज़ लेकर आओ। और मैडम की फरमाइश कोई ऐसी वैसी तो होगी नहीं, सीधे डब्बा को बता दिया कि 80,000 के आसपास की जाकर उनके लिए सैंडल ले आओ। अभी क्या है, रेस्टोरेंट का काम चलना है तो इसलिए ये सारे काम हो रहे हैं। और फिर उसके बाद में मैडम भी जो है शामिल हो गई, क्योंकि मैडम ने भी अपना काम जो है दोबारा से ओपन करना है। एक नया काम खोलना है, इसलिए तुम सहेली और हम सहेली वाला गेम जो है फिर दोबारा से स्टार्ट हो गया है। नंद भावस से ज़्यादा वाला गेम है ये वाला, मैं सहेली और तुम सहेली। और आजकल जब ये बाहर निकलते हैं तो या इधर जाते समय अदरवाइज आते समय वहाँ रेस्टोरेंट जरूर जाना है। इससे दो फायदे होते हैं, व्लॉग में प्रमोशन हो जाता है और साथ साथ वहाँ पे जो कुछ लोग आए हुए होते हैं ना, आए है उनकी तो बस क्या पूछिए, लॉटरी लग जाती है कि भाई आ गई, अब हमारे को एक सेल्फी मिल जाए बस। खाना कैसा था, बैठने का स्थान कैसा था, किस तरह सर्व किया गया, ना 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 ना, कोई नहीं, कोई मायने नहीं रखता। अब वो आ चुकी है तो अब ठीक है, अब एक सेल्फी ले लेते हैं और सारी कमी पूरी हो गई। अब देखिए भाई, रेस्टोरेंट किसका है, डब्बा का। उसके बाद में भी ये कह रही है कि मैं रेस्टोरेंट में जो 15 अगस्त पे हमारे यहाँ काम करते हैं वो भी हमारे यहाँ बच्चों की तरह से। पहली बात तो ये बताओ, ये कहती है कि मेरे को बच्चों से बहुत प्यार है और वो लोग भी मेरे को बच्चों की तरह है। एक घर में एक बच्चा आया है, काफ़ी मन्नतों के बाद में वो बच्चा आया है, और 1 साल में आप खुद देख लो इसने कितना प्यार किया है, कितना उसको खिलाया है या कितना उसके साथ में टाइम बिताया है। कई बार तो ऐसे दौर भी आए हैं कि तब आई है और गई है लेकिन उसके पास मिलने तक नहीं गई है। इसे कहते हैं बच्चों का प्यार, और ये हैं बच्चों को प्यार करने वाले। तो वापस अपनी बात पर आते हैं कि जब रेस्टोरेंट इसका है तो फिर ये कैसे कह रही है कि मैं जो है ये जो है वो रेस्टोरेंट की तरफ से नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी तरफ से कर रही हूँ। भाई कान इधर से पकड़ो या कान उधर से पकड़ो, बात तो कान पकड़ने की हुई ना। उन बच्चों के लिए छोटे छोटे हैम्पर जो है ये बनवा रही है और लेना चाहती है उनके लिए। अब यही सब सामान लेने के लिए ये फिर दोबारा से मार्केट में आ गई है। देखिए, कृष्णा को फालतू में शॉपिंग करने की आदत नहीं है, या फिर ये कहिए कि फ्री में मिल रहा है तो कुछ भी ले लेने की आदत नहीं है। तो उसको कहने पर भी वो उसने कुछ भी वहाँ से बाय नहीं किया, या फिर ये कि कोई भी सामान सेलेक्ट नहीं किया। नॉर्मली सब लोग ऐसे ही होते हैं। और जब वो बच्ची आई थी यानी कि मेहर आई थी तो वो भी ऐसी थी, बिल्कुल भी मटेरियलिस्टिक नहीं थी। उसको बिल्कुल भी मटेरियल से प्यार नहीं था कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, जैसा कि इन दोनों बच्चों के साथ में है। इसलिए जब कहा कि कुछ ना कुछ तो तुम्हें लेना पड़ेगा, कुछ तो सेलेक्ट कर लो अपने लिए, तो फिर जनाब 2.0 कहते हैं हाँ मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ हम दोनों के लिए। ये जनाब 2.0 और ये लड़की यानी कि पिज़्ज़ा, ये दोनों तो इतने ज़्यादा मटेरियलिस्टिक बन चुके हैं कि जो भी चीज़ें मिलें वो ले लो ले लो ले लो, यही इनके अंदर रहती है हमेशा। अब देखिए, पता चला है कि स्टाफ की कमी हो रही है और उसकी वजह से गुटखा किंग को जो बर्तन धोने पड़ रहे हैं, तो इसलिए दोनों यानी कि उसको भी ले लिया साथ में पिज़्ज़ा को भी, और दोनों चल पड़ी हैं वहाँ पे बर्तन धोने के लिए, यानी कि उसकी मदद कराने के लिए। तुम रेस्टोरेंट खोल रहे हो, रेस्टोरेंट का काम कर रहे हो, तो तुम्हें इन छोटी छोटी चिंदी चिंदी चीज़ों के ऊपर क्यों काम करते हो? अगर वहाँ पे स्टाफ चाहिए तो वहाँ प्रॉपर स्टाफ वहाँ पर रखिए। आप मॉल्स वगैरह में जाकर देखिए या फिर रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाके देखिए, इतने लोग घूमते होते हैं कि फटाफट आपका ऑर्डर लेंगे, आपको सर्विस देंगे, आपको सब चीज़ें तुरंत ला के देंगे। और मॉल्स वगैरह में चले जाइए, आप कुछ भी सेलेक्ट करने वाले हों उससे पहले वो आपको बताएंगे कि आपको क्या चाहिए, आपको हेल्प करेंगे, कौन सा कपड़ा चाहिए, कौन सा कॉस्मेटिक्स चाहिए, इन सारी चीज़ों में हेल्प करेंगे। जबकि वहाँ सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्प्लेड रहती हैं। ये सारी पॉलिसीज इसीलिए होती है कि आप कुछ भी करें लेकिन वहाँ से कुछ ना कुछ बाइंग करें। अगर आप सोच भी रहे हैं कि मेरे को ये लेना है, तब भी आपको वो चीज़ भी दिखाएंगे, उसके अलावा भी वो आपको 3-4 चीज़ें और सजेस्ट कर देंगे, या फिर कोई और कैटेगरी के लिए भी बोलते हैं कि भाई आप ये वाली ले लीजिए, ये कमोडिटी ले लीजिए, ये सामान ले लीजिए, इसके ऊपर ऑफर आया हुआ है, इसके ऊपर स्कीम आई हुई है। तो इनको नहीं चाहिए था कि अगर रेस्टोरेंट चला रहे हैं तो वहाँ प्रॉपर स्टाफ वहाँ पर सेलेक्ट करें। इवन देन वहाँ पर कुछ सरप्लस स्टाफ यानी 1 या 2 ऐसे आदमी रखने चाहिए जो बेसिकली आइदर उनको ऑफ प्रोवाइड
प्रोवाइड कर सकें। अभी तक तो इन्होंने कुछ ऐसा सोचा नहीं है और इनको इस चीज़ की प्रॉब्लम आएंगी। अब देखिए, अगर 7 दिन रेस्टोरेंट खुलेगा, 24 आवर्स तो नहीं चलता है, लेकिन इतने लॉन्ग टाइम तक जब चलता है तो लोग छुट्टियां तो लेंगे और उनको छुट्टी देनी भी पड़ेंगी। तो कब तक आप उनको रेगुलर वे में वर्क करा सकते हैं? तो ऐसे में क्या होता है कि वीकली ऑफ को स्कैटर्ड वे में डाल दिया जाता है, यानी किसी को आप मंडे को ऑफ देते हो, किसी को संडे को ऑफ देते हो, तो किसी को ट्यूसडे को ऑफ देते हो, और इसी तरीके से 1 या 2 आदमी आप एक्स्ट्रा रखते हो सो दैट वो काम जो पूरी तरह से चलता रहे। और ऐसे में क्या होता है कि अगर कोई सी आदमी ने एब्सेंट हो गया, यानी आपको लगा कि भाई ये आदमी नहीं है आज, तो कम से कम उस वीकली ऑफ वाले आदमी को आप काम पर बुला सकते हो एक दिन के लिए कि भाई आज तुम आ जाओ, कल जब वो आ जाएगा तब हम तुमको छुट्टी दे देंगे। और ऐसे ही काफ़ी सारे तरीके जो है सब लोग यूज़ करते हैं अपनी मैन पावर को अपने साथ बनाए रखने के लिए। अदरवाइज़ कौन 300 दिन एक साथ लगातार काम करता रहेगा और लगातार फिर अगले महीने भी काम करता रहेगा? मतलब कब तक छुट्टी नहीं लेगा? छुट्टियां तो लोग लेंगे और वीकली ऑफ देना तो आपका फ़र्ज़ है। अब देखिए, रात होती है सोने के लिए, लेकिन इनके लिए तो रात जो है जागने के लिए होती है। तो इसलिए अम्मा पापा यानी कि जो सास ससुर आए हुए हैं, डेफिनेट सी बात है वो आप 12 और 1 बजे अगर घर पे वापस आओगे तो सो ही जाएंगे। तो कह रही है कि मैं ऊपर नहीं गई क्योंकि वो लोग सो रहे होंगे, तो उनको क्यों डिस्टर्ब करें। लेकिन कृष्णा से इतना सारा सामान ऊपर से नीचे मंगवा लिया और साथ साथ माइक्रोवेव भी मंगवा लिया कि अब जो भी कुछ काम करेंगे वो यहाँ पर करेंगे। और उसको देखते ही जो है अम्मी की भड़क जाती है। उसको पता है कि यहीं पर आएगी और सारा कुछ फैला के और यहाँ तक चली जाएगी। तो इसलिए वो कह रही है कि भैया जो कुछ काम करना हो वो करो और फिर वापस सारा सामान ऊपर ले जाओ, यहाँ जगह नहीं है रखने की इन सबको। भाई जब तुम्हारा अपना घर है, किचन है, सब कुछ है और तुमने इतना पैसा लगा रखा है, उसमें हर चीज़ वहाँ पर डाल रखी है, तो फिर ज़रूरी है कि दूसरों को आगे परेशान किया जाए और वो भी रात बेरात में परेशान किया जाए और उसके बाद में फैलाकर और निकल लिया जाए चुपचाप। अब देखिए, फालतू का कंटेंट दे रही है, बोल रही है कि भाई तुमको हिसाब लगाना है, तुमको मैथमेटिक्स लगाना है और तुमको देखना है कि भाई तुम कैसे हिसाब लगा पाती हो। तुम जो हमारे लिए जो केक बनाओगी इंडिपेंडेंस डे के लिए, उसमें पर पीस कॉस्ट क्या आती है वो आप हमें बताओ और हम आपको वो पे करेंगे। कितना फालतू की बातें करती है कि भाई हम आपको पे करेंगे। लगभग 1 हफ्ते से उसको लगा रखा है सब चीज़ों में कि कभी ये बना लो, कभी वो बना लो, कभी हैम्पर बनाओ, कभी बॉक्स बनाओ, इनकी पैकिंग करो। अब चॉकलेट बनाओ, चॉकलेट भी 1-2 नहीं बनानी, 3000 चॉकलेट बनानी है, मोल्ड से बनानी है, लगातार बनाते चले जाओ। रेस्टोरेंट क्या चलाने लगी है, सब तरह का हिसाब लगाना सीख लिया होगा। भाई मेरा रेस्टोरेंट में इतने का खाना पीने का सामान आया और इतने जो हमें सैलरी देनी है, इतना इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, इतने सफाई का हो गया, इतना यूटेंसिल का हो गया, इतने सब्जी आ गई, एवरीथिंग। और वो सारा बैठ के ना गुटखा किंग के साथ में करती होगी। तो आज ऐसा दिमाग चल रहा है कि चलो इससे भी एक बिजनेस आइडिया एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि भाई ये कितने के कॉस्ट का पड़ता है। अब इसके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं है, पिज़्ज़ा के दिमाग में वो ये कह रही है कि अब इतना टाइम हो चुका है, मैं ये कॉस्टिंग वॉस्टिंग करूँगी ना तो बस हो गया, पहले मुझे ये सब चीज़ें बनाने दो। देखिए, वो हैम्पर दिखा रही है जो कि बच्चों को देगी है, जो कि 15 अगस्त को इनके रेस्टोरेंट्स में आएंगे। यहाँ साथ में बता रही है कि मैंने किसी से कोलैब किया है कि जब ये करना ही है और पैसे देना ही है तो क्यों ना किसी को बढ़ावा दिया जाए। तो किसी ऐसे ही व्यक्ति को इसने चूज़ किया और उसको कोलैब के नाम पर उससे डेफिनेटली बहुत सस्ते में उठा लिया होगा और अब अपना जो है नाम डालकर और अब ये वहाँ पर दे देगी। देखिए कितनी चालाक है, अपना मतलब सीधा करने के लिए दूसरे का नाम लेकर कोलैब किया है। ये वाले कोलैब तो इस तरह के कोलैब तो ये बाकी भी कर सकती थी, यानी कि जो हैम्पर बनवाए हैं इसने और इतनी सारी चॉकलेट और ये सब बनाए हैं, तो इतने सारे बहुत सारे लोग हैं जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं, छोटे छोटे लोग हैं और अपना काम अपना कर रहे हैं, उनसे किसी से भी कोलैब कर सकती थी जिससे उनको भी कुछ पैसा मिल जाता, उनको भी कुछ नाम मिल जाता और इसको बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ जाता। और ये जो बच्चों को यहाँ पे लगाए हुए पढ़ाई छुड़वा कर, तो ये कहाँ से, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। अब देखिए लास्ट में फिर दोबारा से रेस्टोरेंट के प्रमोशन करने के लिए बैठ गई है कि भाई अगर आपको जो खाना मंगवाना है तो हमने होम डिलीवरी सर्विस चालू कर दी है, तो आप लोग चाहें तो मंगा सकते हैं। जबकि इसी व्लॉग की स्टार्टिंग में ये कह रही थी कि मैं वहाँ पे रेस्टोरेंट पे गई और वहाँ पे काफ़ी टाइम बिताया और वहाँ पे फिर हमने खाना खाया, और रेस्टोरेंट में जो खाना खाने का जो मज़ा है ना वो अलग ही है, वहाँ पर जो टेस्ट आता है वो अलग ही आता है। और यहाँ पर ये कह रही है कि जो है आप चाहें तो वहाँ पर मंगवा सकते हैं, होम डिलीवरी करा सकते हैं। साथ साथ ये भी कह रही है
ये कि ऑर्डर बुक कराते समय ये ना बोलें कि हमें जो है भाई से बात करा दीजिए या इस डब्बा से बात करा दीजिए। ऐसा करने से बहुत डिस्टर्बेंस होता है। भैया लोग कहते ही होंगे जब इसको फ़ोन करते होंगे तो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं वो सिर्फ इनके नाम की वजह से आते हैं, या फिर जो ऑर्डर भी करते हैं तो वो सबसे पहले इनसे बात करना चाहते हैं, उसके बाद में ऑर्डर करना चाहते हैं। भाई वाह। चलिए, आज पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। नॉर्मली हम इतना लंबा पॉडकास्ट बनाते नहीं हैं। लास्ट में बस एक संदेश आपको देना चाहेंगे कि जो कोलकाता में जो कांड हुआ है उसके लिए, जस्टिस के लिए हम सब लोगों को कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। आप जैसा भी जिस तरीके से भी कर सकते हो अपना विरोध, चाहे वो अपना किसी भी तरीके से जस्टिस की डिमांड करके, किसी भी तरीके से, या किसी एजिटेशन में शामिल होकर, या जैसे हम ये वीडियो बना रहे हैं इसके नीचे सिर्फ और सिर्फ ये लिखकर जस्टिस फॉर डॉक्टर, यानी किसी भी तरीके से अपने अंदर वो चीज़ें मरने मत दीजिए। इन चीज़ों को जो है होने नहीं देना चाहिए हमें, इसलिए अपना विरोध कहीं ना कहीं हमें जताना ही होगा। चलिए, पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।